गुड इवनिंग। आज फिनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिवीजन स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग देखे थे एक्चुअली होता क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना। अगर डिफरेंट सोर्स से हम कुछ फिनांस लिए तो उसके अगेंस्ट में कुछ रिटर्न देना होगा। तो क्या रेट से रिटर्न दे रहे हैं, मेरा कॉस्ट कितना परसेंट पड़ रहा है, क्या रेट से रिटर्न दे रहे हैं, द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ऑन डिफरेंट सोर्स ऑफ फिनांस दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो डिफरेंट सोर्स ऑफ फिनांस में क्या क्या सोर्सेस है और उसमें सबका कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे। फॉर्मूला पहले सीख चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा आइडिया देते हैं। डिफरेंट सोर्स ऑफ फिनांस, सोर्सेस ऑफ फिनांस। बताओ इसमें क्या क्या सोर्सेस है। एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस में एक आपका इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करते हैं और उससे वो अपना फिनांस होता है। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर। थर्ड, रिजर्व एंड सरप्लस। हम जो प्रॉफिट अर्न किए वो भी तो, हम अगर डिविडेंड नहीं दिए तो उससे भी तो अपना बिजनेस में ग्रोथ होगा ना, एक्सपेंड होगा। उससे फिर उसको री इन्वेस्ट करेंगे, तो इमीडिएट री इन्वेस्ट करेंगे, उससे भी रिटर्न आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। फोर्थ, डिबेंचर या लोन, एक्सटर्नल फिनेंस आ गया। डिबेंचर या लोन। फिफ्थ, लोन। ओके, तो ये सारा डिफरेंट सोर्स ऑफ फिनेंस है। और इन सबको क्या रेट से एक्चुअली इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, क्या रेट से रिटर्न देते हैं, वो हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जब इक्विटी का कॉस्ट फाइंड करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट मतलब परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न, तो इक्विटी का जो कॉस्ट उसको हम लोग डिनोट करते हैं के ई से। और इसका बहुत सारा फॉर्मूला, क्योंकि इक्विटी के लिए कोई फिक्स बेस नहीं है। डिविडेंड भी हो सकता है, अर्निंग्स, ईपीएस प्राइस मतलब अर्निंग्स भी हो सकता है। तो इस पर डिफरेंट मॉडल है, ठीक है। कैपिटल गेन, तो कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, लॉट्स ऑफ मॉडल्स आर देयर। अब उतना डिटेल्स में नहीं आ रहे। प्रेफरेंस को जो रिटर्न देते हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, ऑब्वियसली इसको केपी डिनोट करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस को क्या रिटर्न देते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस को तो अलग से रिटर्न देते हैं। रिजर्व किसका है, इक्विटी होल्डर्स का है। तो जनरली ये होता है आपका के ई, समटाइम्स चेंज होता है, बट जनरली क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। और डिबेंचर को जो रिटर्न देते हैं जरूरत जो इफेक्टिव रेट, उसको क्रेडिट ट्रीट करेंगे। और इसमें एक चीज, डिबेंचर को जो रिटर्न देते हैं वो बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स दोनों कंसेप्ट आ सकता है, ठीक है। और लोन है तो उसको, उसमें जो रिटर्न आएगा उसको ट्रीट करेंगे के एल। तो ये सबका कैलकुलेशन हम लोग को पता है, तो वो कैलकुलेशन करेंगे। और फिर कभी पूछता है कि सबका तो इंडिविजुअल सोर्स ऑफ कॉस्ट फाइंड करो, और फिर पूछता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट फाइंड करो, ठीक है। और वेटेड एवरेज के लिए दो बेस, एक तो मार्केट वैल्यू बेस पे, बेस्ड मार्केट वैल्यू लेके करेंगे। और एक वेट मतलब वेट बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, और सेकंड वेट बेस्ड ऑन बुक वैल्यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फॉर्मूला हम कुछ नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ मिलते रहेगा। क्वेश्चन वन, अपना रिविजन सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन में ना, X company has issued 12% redeemable preference share, face value 100 each, for rupees 10 lakh. तो redeemable preference share 100 each, face value 10 लाख। एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल तो फॉर्मूला क्या होता है, केपी। अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल तो फॉर्मूला होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, एक शेयर पे कितना डिविडेंड दे रहे हैं। आप टोटल लेके करो या एक पे करो, आंसर तो एक ही आएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस, अब रिडीमेबल तो रिडम्पशन में कुछ लॉस हो रहा है वो देखना होगा, मतलब प्रेफरेंस होल्डर्स को जो रिटर्न मिल रहा है उसमें गेन या लॉस वो देखना होगा। डिवाइड 1/n इंटू रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट्स, इशू प्राइस बोल सकते हो। इसमें जो डिफरेंस हो भी तो गेन लॉस है ना, लॉस तो कंपनी के लिए टैक्स बेनिफिट है। तो 1/n इंटू आरबी माइनस एनपी होल डिवाइड बाई एवरेज रिडम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय 2 इंटू 100। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते क्या है, सबका नोटेशन लिख लेते।
पीडी, केपी मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वह केपी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस नहीं लिख रहे, यही तो फाइंड कर रहे। पीडी मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर। पीडी इक्वल टू क्या हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर। तो इसमें एक एक शेयर का फेस वैल्यू देखोगे, फेस वैल्यू क्या दिया है, 100 इंच, तो 100 इंच, और डिविडेंड रेट प्रेफरेंस में तो फिक्स्ड होता है 12%, तो 100 पे 12% इज इक्वल टू 2। सर 12% तो 12% नहीं लिख के लिख सकते थे ना, फेस वैल्यू 10 पे 12% करोगे तो 1.2 हो जाएगा डिविडेंड पर शेयर। ओके सर, फेस वैल्यू नहीं दिया तो अब 100 मान लेना, 10 मान लेना, जो भी मानोगे उसके हिसाब से पीडी आएगा, ठीक है ना। 1000 मान लेना, क्या प्रॉब्लम है। तो फेस वैल्यू नहीं दे रहे तो 100 मान लेना, मान के करो। अब नहीं करके मान के करोगे तो टोटल मान के करोगे। टोटल कितना था बोलो, 10 लाख, तो 10 लाख पे 12% करोगे, जो आएगा वो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड, टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड लेना। बट टोटल लेके ना फिर रिडम्पशन वैल्यू भी टोटल लेना होगा, नेट प्रॉफिट्स भी टोटल लेना होगा, सब कुछ टोटल लेना होगा, और उसको पार शेयर में डिवाइड कर दो ना, बट सबको टोटल को पार शेयर्स में कन्वर्ट कर दो, बस इजी हो जाता कैलकुलेशन। तो इसीलिए जहां फेस वैल्यू नहीं दे रहे हैं टोटल पे भी करोगे, और एजम्पशन लेके 100 करोगे, 100 लेके करना, ठीक है। ओके, पीडी एन कितना साल बाद रिडम्पशन होगा, इट इज रिडीमेबल आफ्टर हाउ मेनी इयर्स। तो आज से लेके प्रेजेंट डेट से लेके रिडम्पशन डेट कितना ईयर से वो देखना होगा, इशू पीरियड से नहीं। ये दे रहा था इसमें, रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, तो एन इक्वल टू कितना, 10 इयर्स। ये लिख लो। अच्छा एक बार लिख लेते, एन इक्वल टू टेन्योर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब लाइफ, कितना साल बाद रिडीमेबल, हाउ मेनी इयर्स इट रिडीमेबल, तो ये 10 इयर्स, 10। आरबी रिडम्पशन वैल्यू, आरबी होता है रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू पर शेयर। जब एक ले रहे तो सब में एक लेके करेंगे, ठीक है। डिविडेंड एक का ले रहे हैं तो रिडम्पशन वैल्यू भी एक एक शेयर का लेंगे, और नेट प्रॉफिट्स भी एक एक शेयर कर लेंगे। नेट प्रॉफिट मतलब मार्केट प्राइस, प्रेजेंट मार्केट प्राइस क्या, ये इशू प्राइस क्या, उससे फ्लोटेशन एक्सपेंसेस कुछ है तो माइनस कर दोगे। फ्लोटेशन मतलब एक्सपेंसेस सर क्या ना, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इशू, ओके, तो माइनस कर देना। तो रिडम्पशन कैसे होगा, क्वेश्चन में देखो दे दिया, इट शुड बी रिडीम इन द शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, तो 100 रुपये पे 5%, 105 करके रिडम्पशन किया जा रहा है। आरपी एनपी, एनपी क्या होता है, नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स पर शेयर, मतलब कंपनी को एक एक शेयर पे नेट कितना मिला था, हम लोग पर शेयर ले रहे हैं ना। तो ऐसे तो फेस वैल्यू 100। अब फिर देखो क्वेश्चन, इशू कैसे किए थे, इशू सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो 100 पे 5% डिस्काउंट मतलब 95। अब एक बार लिख लेते, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन, फ्लोटेशन एक्सपेंसेस या फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस पार शेयर ले रहे तो फ्लोटेशन कॉस्ट पार शेयर, इशू प्राइस टोटल लेंगे तो फ्लोटेशन कॉस्ट टोटल लेंगे, ठीक है। यस, तो हम लोग पार शेयर लेंगे, सब कुछ पार शेयर ले रहे तो ये भी पार शेयर। इशू प्राइस बोलो क्या दिया था, एट 5% डिस्काउंट तो 95, 100 पे 5%, 5% 5 लेस करो, इशू प्राइस 95। अब फिर कुछ फ्लोटेशन एक्सपेंसेस दिया क्या, यस सर, एंड इट विल बी ऑल्सो इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपीज पर शेयर, तो फ्लोटेशन कॉस्ट पर शेयर दे रहा था, तो 95 से 5 लेस कर दो, तो 90 रुपीज हो गया आपका नेट प्रॉफिट। सर ये इसको क्यों ऐड करते, अच्छा एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख रहे हैं, मतलब आपको क्या रेट से रिटर्न देना पड़ रहा है। हम डिविडेंड देंगे ईच एंड एवरी ईयर, प्लस इशू कुछ प्राइस में किए और इशू करके हमको कंपनी को नेट मिला 90, और रिडम्पशन रीपे करेगा 105। आज आपसे लिए लेके नेट कंपनी को खर्चा माइनस करके नेट 90 मिला, उसी पे तो कमा के देंगे ना, नेट 90 मिला, और फिर बात आपको 10 साल बाद दे रहे कितना, 105। तो टोटल कंपनी का इसमें तो रिडम्पशन में लॉस हो रहा है ना, कितना लॉस बोलो, 90 मिला 105 देंगे तो 15 रुपीज लॉस हो रहे हैं, और ये 15 रुपीज एक साल का लॉस थोड़ी है, कितना ईयर्स का, तो 10 ईयर्स का।
इस पर लाइफ 10 ईयर, तो ईयरली लॉस कितना, 1 रुपीज 50 पैसा। एक तो डिविडेंड आपको हर साल दिया जा रहा है, वो भी आपका कॉस्ट है, प्लस 1 रुपये 50 पैसा करके जो रिडम्पशन और इशू में डिफरेंस है वो भी कंपनी का लॉस है। तो एनुअली रिटर्न रिटर्न तो एनुअली एनुअल बेसिस देखोगे ना, डिविडेंड हर साल दिया जा रहा है तो एनुअली, तो एनुअली लॉस कितना हो रहा है, एक तो डिविडेंड दे रहे हैं और ये जो रिडम्पशन वैल्यू और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस वो भी लॉस है, लेकिन वो 10 साल का लॉस है तो इसलिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। वो 5 साल का लॉस होता तो 5 से डिवाइड करते, दोनों कॉस्ट ऐड कर लेंगे, टोटल कॉस्ट पा रहे ना, और डिवाइड क्या करोगे। अच्छा आज इश्यू करके एक प्राइस इश्यू किए थे, एक प्राइस है, और फिर रिडम्पशन करेंगे लाइफ एंड में एक और प्राइस है, तो दो डिफरेंट प्राइस है, बीच में हर ईच एंड एवरी डेज मार्केट में कुछ इसका प्राइस हो सकता है चेंज हो रहा था, तो कैसे लेंगे, एवरेज करेंगे, ओपनिंग मतलब इशू प्राइस, नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग रिडम्पशन प्राइस, इसका एवरेज करोगे, दो प्राइस का एवरेज किया होगा, दोनों डिवाइड बाय 2, एवरेज बेसिस। मेरा इन्वेस्टमेंट यही था, मेरा कॉस्ट कंपनी का मतलब वैल्यू था एक शेयर का, तो रिटर्न क्रेडिट क्या होगा, कितना कॉस्ट लग रहा है एक्सपेंसेस डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट इनटू 100, एवरेज मतलब वैल्यू इनटू 100। ओके, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ आप इसको सारा वैल्यू पुट कर देते, तो देखो केपी इक्वल टू, देखो केपी इक्वल टू, बोलो इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड आया कितना, 12 प्लस प्रेफरेंस, अच्छा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, हाँ यस, प्रेफरेंस डिविडेंड 12 प्लस 1/n क्या 10 इंटू आरबी रिडम्पशन वैल्यू 105 माइनस नेट प्रॉफिट्स 90 ब्रैकेट डिवाइड बाय 105 प्लस 90 डिवाइड बाय 2 एवरेज हो गया, और इनटू 100, बस ये कैलकुलेशन कर लोगे आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन दे रहे तो 5 मार्क्स में देगा, आप समझ लेना, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है और लॉन्ग में भी हो सकता है, दो दे दिया ए बी करके 5 10 मार्क्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दे दिया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस दे दिया, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कोई भी दो या एक दे, दो दे रहे तो लॉन्ग में दे रहे दे सकता है, बट लॉन्ग में जनरली वेटेड एवरेज कॉस्ट होता है। यस, अब आ जाते हैं केपी क्या हो रहा है फाइनली, तो 12 प्लस 105 माइनस 90 15/10 तो 1.5, 12 प्लस कितना है 1.5 ब्रैकेट इनटू क्या 100, और डिवाइड करो तो 105 प्लस 195 को 2 से डिवाइड करोगे, 195 डिवाइड बाय 2 एक होता है आपका 97.5, 97.5 इक्वल टू, तो 12 प्लस 1 13.5 इंटू 100 135, 13.5 इंटू 13.5 इंटू 100 कितना होता है, अरे क्या किए, ये होता है 1350, 135 नहीं 1350 डिवाइड बाय 97.5, डिवाइड कर दो कॉस्ट मिल जाएगा, डिवाइड बाय 97.5 इज इक्वल टू होता है 13.846, हम लिख सकते हैं 13.846%, और 2 डेसिमल में लिखोगे तो 13.85%, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू कितना है आपका, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है आपका 13.85%। यस, ये था क्वेश्चन 1। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इक्विटी शेयर के बारे में दे रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन इक्विटी शेयर्स का। ओके, क्वेश्चन 2, अब इसमें क्या दिया, क्वेश्चन 2 में क्या दिया देखो, equity share capital, the equity capital of Bkas rupees 10 lakh divided into 10,000 share 100 each, number of shares 10,000, हम लोग पर शेयर ही करेंगे सब, ठीक है, तो इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू दे दिया 100 और टोटल 10 लाख का था, नंबर ऑफ डिबेंचर नंबर ऑफ शेयर्स हो गया कितना 10,000। नेक्स्ट, अब बोल रहे था देयर these are quoted in the market 125, मार्केट में अभी इसका कितना दाम है 125, मार्केट प्राइस एमपी इक्वल टू कितना 125, नेट प्रॉफिट्स लिखोगे तो एनपी लिखोगे, मार्केट प्राइस माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट, या फिर रिसेंटली इशू किए तो इशू प्राइस माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट, द कंपनी पेड डिविडेंड, कंपनी पेज डिविडेंड, अच्छा पे करता रहता कंटिन्यू, तो D0 मान लेते हैं डिविडेंड, करंट डिविडेंड, इसको ट्रीट करो करंट डिविडेंड,
करंट डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, 10 रुपीज पर शेयर। करंट डिविडेंड तो D0 मान सकते हो, अभी दे रहे हैं। लेकिन हम लोग को चाहिए डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। डिविडेंड एक्सपेक्टेड आगे क्या मिलेगा, तो D1 इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड। एंड अच्छा, करंट डिविडेंड 10 रुपीज दे दिया तो ₹10। एंड इन्वेस्टर मार्केट एक्सपेक्ट टू ग्रो एट द रेट ऑफ डिविडेंड कितना, 5%। तो ग्रोथ रेट को G से डिनोट करते, ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू दे दिया 5%। ओके, और फिर बोल रहे हैं डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द फर्म, और एक पार्ट, सेकेंड पार्ट में फिर बोल रहे इफ एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 6%, तो इंडिकेट मार्केट प्राइस। एक्चुअली क्वेश्चन गलत है, इंडिकेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिवाइज, मतलब पहले 5% ग्रोथ रेट, तो उसमें क्या होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और फिर अगर 6% ग्रोथ रेट है तो फिर क्या होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्वेश्चन में यह होना चाहिए। अगर मार्केट प्राइस फाइंड करना है वो भी हम करके देंगे, इस क्वेश्चन में सारा करके देंगे। मार्केट प्राइस भी पूछता है तो करोगे, कैसे करोगे वो भी करेंगे। बट एक्चुअली क्वेश्चन में जो आंसर है वो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों पूछ रहे हैं। ग्रोथ रेट पहले 5%, ये फर्स्ट केस, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक करंट डिविडेंड है, तो एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। क्या फॉर्मूला है, नाउ एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, इक्विटी का वैल्यूएशन तो बहुत सारे मॉडल है। एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू क्या होता है, D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय NP मार्केट प्राइस, या मार्केट प्राइस माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, जो मार्केट प्राइस वही होगा नेट प्रॉफिट, इन 200 प्लस जी ग्रोथ रेट। कोई ऐसे करते 100 into नहीं करते, रेशियो में रखते, और फिर ग्रोथ रेट को भी 5/100 रेशियो में लेके आते, जो ओवरऑल फिर रेशियो आएगा उसमें 100 into करके कॉस्ट बता देते है। तो एक ही बात है। तो D1/NP into 100 + G, फिर D1, ये डिविडेंड तो D0 था, ये D0 था, प्रेजेंट डिविडेंड, करंट डिविडेंड। तो बोलो आगे, अभी डिविडेंड 10 रुपया पे करे, हम एक्सपेक्ट करें 5% ग्रोथ होगा, तो आगे तो डिविडेंड भी बढ़ जाएगा ना, डिविडेंड पर शेयर। तो नीचे लिख लेते हैं D1 इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अगर कहीं पे बोल दिया एक्सपेक्टेड डिविडेंड तो फिर वो D1 ही हो गया, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, पर शेयर। तो समझो इक्वल टू क्या हो सकता है, अभी कितना डिविडेंड दे रहा था, 10 रुपया, और अगर उसमें ग्रोथ रेट है 5%, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते 5% आगे बढ़ेगा। 5% ऑफ 10 है ना, 5% ऑफ होता है 50 पैसा। तो मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिविडेंड फ्यूचर में हमको मिलेगा कितना, 10 रुपीज 50 पैसा। D1 हो गया एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अभी मार्केट प्राइस 125, अभी हम इन्वेस्ट करेंगे तो आगे तो डिविडेंड मिलेगा ना। कंपनी अभी इशू की है 125 मार्केट में, तो डिविडेंड क्या आज ही दे देगा, आज इशू करके नहीं, आगे देगा। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड अभी दे रहा था 10 रुपीज, ठीक है, तो इसलिए एक्सपेक्टेड डिविडेंड देखोगे। अब जी क्या है, ऊपर लिख देते ग्रोथ रेट, जी इक्वल टू, एंड अच्छा लिख लेते फिर एनपी, एनपी इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर। तो सब पर शेयर देख रहे हो ना, पर शेयर, तो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर दे दिया ना 125। उसको एनपी बोलो एमपी बोलो, एक ही बात है। हाँ, नेट अगर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कुछ लग रहा है माइनस करके तो नेट प्रॉफिट आए, तो इसीलिए नेट प्रॉफिट से बेटर टर्म यूज करोगे। अब एमपी एम डिफरेंट बुक में डिफरेंट नोटेशन, बल है तो वही चीज। अब पुट कर दो फॉर्मूला में, तीनों मिल गया ना D1, तो देयरफॉर के ई इक्वल टू D1 बताओ कितना, 10.5 डिवाइड एनपी, एनपी कितना है 125 इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा, प्लस ग्रोथ रेट भी क्या दिया था 5, जोड़ लेना फिर। तो 10.5 इंटू 100 1050, कितना होता है 1050 ना, 10.5 इंटू 100 1050 डिवाइड बाय 125, डिवाइड बाय 125 इक्वल टू कितना 8.4। दिस इज 8.4 प्लस, सॉरी प्लस
8.4 में कितना जोड़ेंगे, प्लस करेंगे 5, तो 13.4%। लास्ट में परसेंटेज कर लेना ए आंसर। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है आपका, 13.4%। देखो आंसर क्या दे रहा था, यस फर्स्ट पार्ट का आंसर 13.4, ये आपका पार्ट 1। सेकंड, अगर फिर बोल रहे हैं अगर ग्रोथ रेट 5 की जगह 6% होगा तो फिर क्या होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक्चुअली यही होना चाहिए, फिर हम मार्केट वैल्यू भी करके देंगे, उसमें कुछ अजम्पशन और लेना होगा। सेकंड, इफ जी इक्वल टू 6%, तो देखो D1 चेंज हो जाएगा। D1 क्यों चेंज होगा बोलो, पहले 5% के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अब तो 6% के हिसाब से एक्सपेक्ट करेंगे। तो 10 प्लस 6% ऑफ 10, तो पहले एक्सपेक्टेड डिविडेंड हो रहा था कितना 10.5, 6% 0.6, तो अब तो हो जाएगा ना 10.6। एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना हो गया 10.6, राइट बोलो। और मार्केट प्राइस तो सेम है, और ग्रोथ रेट एट जी कितना हो गया आपका 6। तो अब देयरफॉर के ई इक्वल टू, बोलो के ई क्या होना चाहिए, D1, वही वैल्यू फॉर्मूला तो वही है, अब बार बार क्यों लिख रहे हो। तो 10.6 डिवाइड बाय एनपी, क्या एनपी हो गया 125 नेट प्रॉफिट्स, इसमें तो चेंज नहीं है, इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट हो गया आपका 6। तो 10.6 इंटू 100, तो 1060 डिवाइड बाय 125, ये होता है 8.48, 8.48 प्लस ऐड करोगे 6, तो प्लस 6 जोड़ लो, ये होता है 14.48, 14.48%। ये आपका सेकंड आंसर। देखोगे आप लोग, देखोगे जो रिवीजन सेट दिए थे उसमें सेकंड पार्ट का आंसर क्या दे रहा था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14.48%, राइट। बट क्वेश्चन में पूछा गया तो कुछ और। क्वेश्चन में देखो, अगर क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कैलकुलेट द इंडिकेटेड मार्केट प्राइस पर शेयर, सेकंड केस में, तो इस केस में मार्केट प्राइस कैसे करेंगे, तो इसमें एक्चुअली यही आंसर है, लेकिन अगर मार्केट प्राइस पूछ लेते तो फिर क्या करते, तो लिख लेते मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर एजम्पशन लेते इक्वल टू से एक्स, से मतलब मान लिए ये होगा मार्केट प्राइस, and also assumed, and also assumed KE remain constant। अगर आपसे सेकेंड पार्ट में 6% ग्रोथ के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं पूछ रहे हैं, तो हम लोग ये मान के चलेंगे के जो था पहले कितना आया था बोलो, तो के क्या आया था बोलो, तो 13.4 ये कांस्टेंट है। तो देयरफॉर, नाउ देयरफॉर के इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखे थे बोलो, D1 बाय NP इंटू 100 प्लस जी। तो मार्केट प्राइस एनपी इसको एक्स मान लिए ना, मार्केट प्राइस एनपी इसी को तो एक्स मान लिए, एंड इज इक्वल टू के ही बोलो, ए 14 पॉइंट नहीं, ये तो सेकंड पार्ट में मार्केट वैल्यू पूछा था ना, तो ये कितना है बोलो 13.4 ही तो है, इज इक्वल टू कितना 13.4। ओके नाउ D1, D1 6% के हिसाब से ग्रोथ बोला था ना, तो D1 तो 10.6 ही है, D1 क्या 10.6, एनपी एक्स मान लिए इंटू 100 प्लस जी इसमें 6 इक्वल टू कितना 13.4। तो अब इसको राइट हैंड में लेके जाओ, तो 10.6 इंटू 100 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू कितना 13.6, 13.4 माइनस, फर्स्ट आंसर क्या था 13, यस माइनस 6, 13.4 से 6 माइनस कर दो 7.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7.4x, और 7.4x इक्वल टू क्या होता है 1060, 10.6 इंटू 100, तो x इक्वल टू क्या होना चाहिए 1060 डिवाइड बाई 7.4। तो 1060 को 7.4 से डिवाइड करोगे तो आपको x मिल जाएगा, मतलब मार्केट वैल्यू मिल जाएगा 1060 डिवाइड बाई 7.4, it comes to 143.24। तो आंसर ये होना चाहिए था 143.24। अगर एक चीज देखो, अगर
कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर सेकंड क्वेश्चन में पूछा ग्रोथ रेट 6% हो जाता है, तो इस केस में मार्केट वैल्यू क्या हो सकता है, मार्केट वैल्यू भी बढ़ सकता है ना। तो इसीलिए अगर सेम कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम है, तो इस केस में मार्केट वैल्यू इतना हो सकता है। और अगर सेम कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं है, तो मार्केट वैल्यू तो 125 जो था वही रहेगा। मार्केट वैल्यू पूछ रहे क्यों, कॉस्ट आपका चेंज हो रहा है तो मार्केट वैल्यू तो 125 ही रहेगा, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट में एक्चुअली कॉस्ट पूछा गया था, लेकिन उसमें प्रिंटिंग एरर्स होगा। ये अगर मार्केट वैल्यू पूछा तो आंसर एरर्स है, आंसर जो दिया वो गलत है। अगर मार्केट वैल्यू पूछा गया तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर कॉस्ट रिवाइज कॉस्ट पूछा गया तो ए आंसर हो जाएगा। समझ में आया, फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, 13.4 कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, ये था क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन, थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन ये कितना नंबर की है, अरे अरे क्वेश्चन नंबर थर्ड था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो क्वेश्चन टू था, ये क्वेश्चन टू हम लोग की, राइट। अब क्वेश्चन थ्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, थर्ड में क्या पूछा गया आपसे। एकदम इजी है, ये आपका कैपिटल एसेट सीएपीएम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है एज पर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, एज पर सीएपीएम कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है आरएफ, आरएफ का मतलब रिस्क फ्री रिटर्न है ना, रिस्क फ्री रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस बीटा रिस्क कोफिशिएंट इनटू आरएम रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो माइनस आरएफ रिस्क फ्री रिटर्न। तो इसमें जो डिफरेंस है वो रिस्क है, मार्केट पोर्टफोलियो हमको क्या रिटर्न दे रहे हैं, और उसमें फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न माइनस करोगे तो रिस्क रिटर्न हो गया, और रिस्क फैक्टर से इनटू करोगे तो रिस्क प्रीमियम आ जाएगा। तो रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम इक्वल टू क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी का रिटर्न हो जाएगा। तो वेयर 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 आरएफ का मतलब क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बताओ आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे, बॉन्ड बोल दिया 10% आपको रिटर्न दे रहे हैं, तो इसमें कोई रिस्क है क्या, नहीं, 10% मिल जाएगा रिस्क फ्री। लेकिन वही हम इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो मतलब रिस्क ले रहे हैं, तो रिस्क कितना ले रहे हैं, या बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखे 1 साल का, वो बोला 8% इंटरेस्ट देंगे, तो क्या उसमें रिस्क है, नो रिस्क फ्री। लेकिन बैंक से उठा के हम म्यूचुअल फंड में या कोई शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क है ना। तो रिस्क रिटर्न रिस्क फ्री, उसके साथ कितना हम रिस्क ले रहे हैं, रिस्क फ्री से जितना अब वही तो रिस्क लेंगे। तो अगर मार्केट में पोर्टफोलियो का मेरा रिटर्न, मैंने जहां इन्वेस्ट करते एक पोर्टफोलियो है ना, मेरा मेरा पोर्टफोलियो टोटल पूरा दुनिया का पोर्टफोलियो लेके हम क्या करेंगे, मेरा रिटर्न क्या है वो हम देखेंगे। तो अगर एक कंपनी का रिटर्न देख रहे हैं, कंपनी देख रहे हैं वो इंडस्ट्री में क्या रिटर्न है, ठीक है, ओके, रिटर्न मार्केट पोर्टफोलियो, इससे रिस्क फ्री रिटर्न कितना माइनस करो तो जो डिफरेंस है रिस्क रिटर्न, और उसमें रिस्क फैक्टर कंपनी का अलग अलग होता है, हाईली रिस्क हो सकता है, लेस रिस्क, जितना हाईली रिस्क है बीटा फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा, लेस रिस्क तो बीटा फैक्टर कम होगा, नियरेस्ट टू 1 आएगा। तो अब इसमें कैलकुलेशन, ठीक है, तो के ई, इसमें के ई सॉरी पहले देख लेते हैं रिस्क फ्री रिटर्न कितना दिया था इस क्वेश्चन में। रिस्क फ्री रिटर्न दे दिया था, रिस्क फ्री रिटर्न ऑन ट्रेजरी बॉन्ड्स क्या 10%, बीटा रिस्क फैक्टर रिस्क कोफिशिएंट दे देना, बीटा कोफिशिएंट, तो बीटा ये होता है रिस्क कोफिशिएंट। एक्चुअली रिग्रेशन कोफिशिएंट मार्केट के साथ इंडस्ट्री का रिलेशन देख के किया जाता है, मतलब सॉरी मार्केट के इंडस्ट्री, मार्केट के साथ एक कंपनी का एनालिसिस किया जाता है, रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई ऑफ वाई ऑन एक्स है ना, तो रिग्रेशन से बीटा फैक्टर रहता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई बी वाई एक्स था वही, दिस इज इक्वल टू 0.6। अब लोग को ये सब फैक्टर फाइंड नहीं करना होगा, रिग्रेशन ये दे देगा क्वेश्चन में, या आदर्श दे दिए तो बीटा फाइंड करो, ऐसे दे सकता है। बीटा अग्रेसिव बहुत ज्यादा है तो आपका मतलब 1 से जितना
ज्यादा होगा उतना एग्रेसिव होगा, और वन नियरेस्ट होगा तो उतना डिफेंसिव होगा। ओके, बीटा इक्वल टू कितना हो गया 0.6। नेक्स्ट इनिशियल प्राइस हम लोग ये फाइंड करेंगे, आर एफ फाइंड कर सॉरी के आर एम फाइंड करेंगे। आर एम होता है रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट, सर ये क्या होता है? सिंपल बात है, मैंने मेरा एक पोर्टफोलियो, एक डीमैट अकाउंट ओपन किया, मान लो कहीं से डीमैट ग्रोज ग्रोज में मैंने पैसा जमा किया और उसमें से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो मेरा पोर्टफोलियो हो गया। आपका भी अगर है तो आपका पोर्टफोलियो है। तो मेरा पोर्टफोलियो में मान लो 5 शेयर है, ABCDE, ये 5 शेयर है, ठीक है ना। और पांचों मिला के कहीं पे 20,000, कहीं पे 1 लाख, कहीं पे 10,000, कहीं पे 5,000, इस तरह पांचों मिला के मान लो इन्वेस्ट किए थे कितना, 80,000 रुपया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, या इनिशियल प्राइस, जो प्राइस में इन्वेस्ट किए थे टोटल 80,000। हम इंडिविजुअल नहीं देख रहे, मेरा पोर्टफोलियो का है ना। हाँ, एक में लॉस हो सकता है, एक में प्रॉफिट हो सकता है। और अभी फिलहाल सबका ऐड करके देखे मार्केट प्राइस, अभी एट द एंड ऑफ ईयर मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, कहीं पे लॉस है, कहीं पे प्रॉफिट है, इंडिविजुअली भी बताएंगे। तो ओवरऑल मेरा मार्केट में ये वैल्यू हो गया कितना से, इट इज 1 लाख। तो बोलो हम पूरा मेरा पोर्टफोलियो क्या रिटर्न दे रहे हैं? बोलो 80,000 इन्वेस्ट किए थे, 1 लाख हो गया, तो इसमें जो डिफरेंस वही तो मेरा इनकम हो गया। अगर बेचेंगे तभी इनकम होगा ना। हाँ, फिलहाल इस दिन में मेरा इनकम कितना हो रहा है, 20,000 गेन है। एक तो 20,000 मेरा इनकम, प्लस अगर ये पांचों कंपनी हमको इस साल में कुछ डिविडेंड पे किया, कोई दिए होंगे कोई नहीं दिए होंगे, हो सकता है ना। तो डिविडेंड पे किया, मान लो ये पांचों कंपनी मिला के हमको डिविडेंड पे किया था कितना, 800 रुपया टोटल। पांचों कंपनी, कोई दिया 100 रुपया, कोई दिया 200 रुपया, कोई नहीं दिया, इस तरह पांचों कंपनी मिला के 800 रुपया डिविडेंड दिए। तो मेरा इस पोर्टफोलियो से टोटल इनकम कितना है बोलो, 20,800। अब मेरा 20,800 टोटल इनकम आया। मैंने इन्वेस्ट कितना किए थे इनिशियली, 80,000 किए थे ना, 80,000 किए थे। तो परसेंटेज बेसिस कैलकुलेशन करोगे, आपको मिल जाएगा रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है वो मिल जाएगा। तो बोलो कितना परसेंट आ रहा है? तो 2800 डिवाइड बाई 80,000, अरे 2800 डिवाइड बाई 80,000 परसेंट कर लो, ये होता है 26%। मतलब मेरा पोर्टफोलियो हमको कितना परसेंट रिटर्न दिया एक साल में, 26%। ये जो 26% ये मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न, इसी को बोला गया इसमें RM, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। समझ में आया? तो मतलब टोटल पोर्टफोलियो का गेन कितना वो देखेंगे, कैसे पता चलेगा? टोटल मार्केट प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। तो एक बार लिख लेते, RM का कैलकुलेशन सॉरी कैसे करोगे, RM इक्वल टू कैसे करोगे ना, मार्केट प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, इसमें जो डिफरेंस है टोटल पोर्टफोलियो का देखोगे, इंडिविजुअल नहीं, ठीक है ना। कहीं पे लॉस गेन हो सकता है बट टोटल, और इसके साथ जोड़ लेना टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड पूरा पोर्टफोलियो में हमको कितना डिविडेंड मिला, ये हो गया टोटल इनकम, डिवाइड बाय मेरा इनिशियल प्राइस टोटल कितना था, इनटू 100। अब ऐसे करोगे तो सिग्मा लगा सकते हो, इंडिविजुअल करके टोटल जोड़ लोगे, दोनों तरफ सिग्मा लगा दो, ठीक है। तो ये रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो ये आपको मिल जाएगा। बोलो समझ में आया? तो मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना RM, और रिस्क फ्री कितना था, उससे जितना डिफर कर रहे हैं ना एक्स्ट्रा, वो मैंने रिस्क लिए। अब एक एक कंपनी का बीटा फैक्टर, ठीक है, वो क्वेश्चन में दे देगा, उससे फाइंड कर लो। अब इस क्वेश्चन में आते, ये क्वेश्चन क्या दिया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया देखो। इस क्वेश्चन में दे रहा था, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर कितना 13। अरे हाँ, ये तो रिस्क फ्री RM कितना दिया था, 16%। तो RM इसमें फाइंड करते, ये बोला है कि इसमें इनिशियल प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी 100, कोई बात नहीं, 100 इन्वेस्ट किए, इनिशियल प्राइस 100, और मार्केट में क्या चल रहा है एट लास्ट, एकदम देखो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर होगा कितना, तो MP दे दिया कितना 120, MP दे दिया 120, और इनिशियल प्राइस कितना था
100, तो मेरा इसमें प्रॉफिट कितना है, 20 आया। और देखते हैं अब डिविडेंड कुछ दिया या नहीं। डिविडेंड अगर दिए तो उसको जोड़ लेंगे। हाँ, एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर कितना, 18 रुपीज मिल सकता है डिविडेंड। तो डिवाइड बाय, मैंने इनिशियल कितना इन्वेस्ट किए थे, 100 इन्वेस्ट किए थे, इनटू कर लो 100, तो ये हो गया रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। ठीक है, अरे अभी शुरुआत की है जस्ट, इन्वेस्टमेंट 100 रुपया लगाए, ग्रो ऐप डाउनलोड करके सोचे ठीक है 100 रुपया एक बार लगा के देखते हैं एक साल में क्या हो सकता है। तो इसके बाद अच्छा रिटर्न आया तो आगे करेंगे, 100 की जगह लाख करेगा, लाखों रुपया, 10 लाख 20 लाख करोड़ों रुपया करेगा, उसके हिसाब से रिटर्न मिल जाएगा। खैर, तो 120 रुपया माइनस 100, 20 रुपया कमाए, 18 रुपया प्रॉफिट आया, डिविडेंड में मिला तो 20 और 18 38 रुपीज अर्न किए, डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो डिविडेंड लेके और वैल्यू में जो इंक्रीज आया उसको लेके देखा गया 38% रिटर्न दिए। अरे बैंक में रखते तो कितना दे रहा था रिस्क फ्री, बोलो 10%, यहाँ कितना मिल रहा है, थोड़ा रिस्क लोगे तभी ना रिटर्न ज्यादा होगा। तो रिटर्न मार्केट पोर्टफोलियो मिल गया 38%। आप पुट कर दो, आरएम पता चल गया, आरएफ पता चल गया, बीटा पता चल गया, सभी तो पता हो गया। तो के ई क्या होगा, देखो के ई इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू, बोलो आरएफ के, आरएफ क्या था, फॉर्मूला लिख लेते ना, उसमें साइड में पुट करो या नीचे पुट कर दो। आरएफ क्या है बोलो, आरएफ है आपका 10 रिस्क फ्री, प्लस बीटा क्या दिया था 0.6, उतना रिस्क इसमें नहीं है, कम ही रिस्क है, इनटू रिस्क। ओके, आपका आर आरएम आरएम कितना है 38, माइनस आरएफ क्या था 10, प्लस इसको कैलकुलेशन, पहले ब्रैकेट होता है, ऐड तो ये रख दो, 10 प्लस ब्रैकेट करो, 38 माइनस 10 कितना, 28, 28 में 0.6 इंटू कर लो, 28 28 इंटू 0.6, ये होता है आपका 16.8, 10 प्लस 16.8 इज इक्वल टू 26.8%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कितना हो गया आपका, 26.8%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, परपेचुअल मतलब इरिडीमेबल डिबेंचर, उसमें कॉस्ट पता है, सब लोग को फॉर्मूला पता है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ए कंपनी हैज 10% परपेचुअल डेप्ट कैपिटल रुपीज, और ब्रैकेट में दे रहे 2000, 10% इरिडीमेबल डिबेंचर 100 ईच, और रुपीज अमाउंट कितना का 2 लाख है। ठीक है, compute the cost of debt, मतलब cost of debt capital both before tax and after tax, and under assumption that debenture are issued एक तो 10% प्रीमियम में एंड सेकंड 10% डिस्काउंट। दो केस है, एक 10% प्रीमियम और सेकंड 10% डिस्काउंट। पहले कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इरिडीमेबल, तो फॉर्मूला लिख लेते, परपेचुअल डिबेंचर या इरिडीमेबल डिबेंचर के डी इक्वल टू आफ्टर टैक्स। ठीक है, के डी इक्वल टू क्या होता है, आई मतलब इंटरेस्ट पार डिबेंचर, अगर आफ्टर टैक्स करना है तो 1 माइनस टी कर लोगे, टी रेट ऑफ टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ठीक है, के डी इक्वल टू आई मतलब इंटरेस्ट पार डिबेंचर इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, आफ्टर टैक्स हो जाएगा। अगर बिफोर टैक्स पूछ रहे 1 माइनस टैक्स नहीं करोगे, ठीक है ना, बिफोर टैक्स हो जाएगा। जिन्होंने कुछ नहीं पूछा समझ लेना आफ्टर टैक्स ही आपको करना है। ठीक है, तो के डी इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाई एनपी इंटू 100। के डी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, आई मतलब होता है, आई मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पार डिबेंचर, इंटरेस्ट पार डिबेंचर। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना अगर डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 नहीं देता तो उसमें टोटल लेके भी करते तो क्या आंसर होता, वो भी देखेंगे आप इसमें। मतलब आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं, टोटल लेके करो और एक एक डिबेंचर लेके करो, एजम्पशन लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट पार डिबेंचर, बोलो इंटरेस्ट पार डिबेंचर कितना आएगा, 100 रुपीज दे दिया था ना, 100 पे 10% कितना होता है, 10, ऑलवेज फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। और टी, आई आई तो सॉरी आई ये हो गया, वन तो वन ही है, उसके लिए क्या लिखोगे, टी मतलब रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स डिवाइड बाय 100, टैक्स रेट तो दिया होगा 40%, क्वेश्चन 4 40%, ये तो
40/100 मतलब क्या 0.40, 0.40। अब इसमें फर्स्ट केस आई और पी आ गया, एनपी नेट प्रॉफिट इशू प्राइस है ना। फर्स्ट केस, अगर डिबेंचर इशू किए 10% प्रीमियम में, 10% प्रीमियम, इफ इशू एट 10% प्रीमियम, तो इसमें एनपी होता है मार्क इशू प्राइस माइनस प्रोड्यूसर एक्सपेंसेस। तो इशू प्राइस बोलो 10% प्रीमियम, 100 रुपया डिबेंचर था और उसमें प्लस 10% प्रीमियम, तो 110 हो जाएगा। और फ्लोटेशन एक्सपेंसेस दे रहे हैं तो माइनस करोगे, सर इसमें नहीं दिया तो एनपी जो मार्केट प्राइस इशू प्राइस है वही हो गया, ठीक है ना। और अब इसमें क्या पूछा, बस ये सब फाइंड कर लिए। अब पूछा इसमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, इसमें दो चीज पूछा है। इसमें क्या पूछा, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, है ना, बोथ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। तो एक पहले बिफोर टैक्स करते ना, केडी, देखो केडी बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। सर बिफोर टैक्स में क्या होगा, क्या कहाँ चेंज करेंगे, ये जो केडी आफ्टर टैक्स लिखे थे ना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है ये जो, लेकिन इसमें आफ्टर टैक्स के लिए मैंने 1 - t मल्टीप्लाई किए थे ना। बिफोर टैक्स में सिर्फ इस पोर्शन को हटा देंगे, तो मतलब आई डिवाइड बाई एनपी इंटू 100 कर लेंगे, बस इतना ही। आफ्टर टैक्स दे रहे तो फिर 1 - t करोगे, और आफ्टर टैक्स नहीं दे रहे तो सिंपल आई टैक्स इग्नोर करो। तो बोलो इसमें बिफोर टैक्स तो क्या होगा, आई डिवाइड बाय एनपी इंटू 100। तो आई बताओ कितना, आई तो 10 आया था, डिवाइड बाय एनपी क्या 110, और इंटू करो 100। तो 10 इंटू 100, 1000/110, 1000 डिवाइड बाय 110 करो, क्या आ रहा है देखो, 1000 डिवाइड बाय 110, 9.0909, 9.09%। फर्स्ट केस, अगर इशू एट ए प्रीमियम हो रहा है और ए बिफोर टैक्स है ना, नो नो देयरफॉर एंड के डी आफ्टर टैक्स। तो एक काम करो ना, फिर वो पूरा फॉर्मूला लिख रहे, बिफोर टैक्स आ गया ना, उसमें से 1 - t मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि सब कुछ तो कर लिए। तो ये लिख देना, के डी बिफोर टैक्स कर लिए, बिफोर टैक्स आ गया, तो इसमें फिर इंटू कर लो 1 - टैक्स रेट। बोलो आफ्टर टैक्स 1 - t था, उसमें तो हटा दिए थे, तो जो बिफोर टैक्स उसमें 1 - t कर दो। तो मतलब 9.09 मल्टीप्लाइड बाई 1 - टैक्स रेट क्या दिया था 40%, 0.4, मतलब 0.6 हो गया। तो 9.09 में 0.6 कर लो इंटू 0.6, ये होता है आपका 5.454545, 5.45%। ये दो आंसर, ये किसके लिए आंसर, अगर इशू हो रहा है एट ए प्रीमियम, समझ में आया, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। बी, सेकंड केस, सेकंड केस में बोला अगर इशू किया एट ए डिस्काउंट 10%, इफ इशू एट 10% डिस्काउंट, सिर्फ चेंज क्या है, बोलो एनपी तो चेंज है, 100 रुपया और 10% डिस्काउंट तो 10, तो इशू प्राइस क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। और इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे ही होता है, फेस वैल्यू 100 था, 100 पे 10% कितना 10 ही तो आएगा ना। तो आपका, अब इस पे फिर डायरेक्ट फॉर्मूला में आते, के डी बिफोर टैक्स, के डी बिफोर टैक्स, तो बोलो फॉर्मूला क्या है, आई बाई एन पी इंटू 100, यही तो है। आई बोलो 10 आएगा ना, 100 पे 10%, डिविडेंड फेस, डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑलवेज फेस वैल्यू पे करोगे, तो 10 डिवाइड बाई ए 90 और इंटू 100 बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स तो -t इंटू कर लेंगे। 10/90 इंटू 100, ये होता है 100 इंटू 10, 1000/90, 1000 डिवाइड बाई 90 होता है 11.111%। तो आंसर जो लिखा हुआ था गलत है, 11.11, 1.11 नहीं, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स।
एंड केडी आफ्टर टैक्स, केडी आफ्टर टैक्स फाइंड करोगे तो जो बिफोर टैक्स उसमें टैक्स मल्टीप्लाई कर लो, केडी बिफोर टैक्स इनटू 1 माइनस टैक्स, ठीक है। तो केडी बिफोर टैक्स कितना 11.11 इंटू 1 माइनस 0.4, तो 0.6 से मल्टीप्लाई करो, 11.111 इंटू 0.6, 11.1111 बहुत सारे वन आया था, इंटू 0.6 करोगे तो आएगा 6.66666, तो 6.67%। दो डेसिमल तक लिए थे इसीलिए, लेकिन ज्यादा डेसिमल 3-4 डेसिमल लेके करोगे तो देखोगे ये आंसर आएगा। तो ए भी मिल गया हम लोग को। अगर डिस्काउंट में इशू होता है तो इस केस में कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स 11.11% और आफ्टर टैक्स क्या हो गया आपका 6.67%। अच्छा सर, इस क्वेश्चन को अगर हम मतलब पार डिबेंचर फेस वैल्यू नहीं देता तो सर इसमें क्या सेव आंसर होता? देखो कैसे सेव आंसर होता है। हम इसमें वैल्यू लेके चल रहे हैं, 10 लाख था ना, कितना नंबर क्वेश्चन बोलो, कितना नंबर किए अभी किए हम लोग 4, यस। अमाउंट देखो, सॉरी 10 लाख नहीं, 2 लाख का, रुपीज 2 लाख का डिबेंचर इशू किए थे। इसमें तो 2100 इज बोल दिया था, लेकिन अगर नहीं देता सिर्फ बोल देता रुपीज 2 लाख का डिबेंचर इशू किए 10% रिडीमेबल, तो 2 लाख पे 10% कितना होता है बोलो तो? 2 लाख पे 10% इंटरेस्ट क्या आएगा? आई 20,000, आई इंटरेस्ट कितना हो गया 20,000 बाय नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स तो पूरा इशू प्राइस देखोगे, 2 लाख पे 10% 2,20,000, 2,20,000 और इनटू 100 करो तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इशू एट ए प्रीमियम और बिफोर टैक्स, है ना। तो अब बोलो बोलो कैंसिल करो, ये 4 जीरो कैंसिल हो गया और 211 जाए तो कितना है 100/11 ही तो हो रहा है, 100 डिवाइड बाय 11 आया 9.09%। तो क्या इसमें 9.09 नहीं आया था बोलो? आई बाई एन पी अगर 10% प्रीमियम और 10/110 इंटू 100 तो कितना आया था बोलो? 1000/110। इसमें भी ऐसे ही आएगा, कैलकुलेशन उतना ही आएगा, समझ में आया? तो कैंसिल करो, देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर 3 जीरो कैंसिल करोगे कितना आएगा 110 आ जाएगा, और इसमें कितना आएगा 100/110, वही हो रहा है भाई। तो इतना कुछ नहीं देखना है, अब पार्ट शेयर लेके करोगे, पार्ट डिबेंचर लेके करोगे तो भी जितना आंसर आएगा, और टोटल लेके करोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। हम जब बता रहे थे ना उस टाइम सब कुछ बताए थे, तुम लोग ध्यान नहीं देता, इतना सोता रहता है सब टाइम, कुछ दिमाग और कहीं पे चलता है। ओके, एक बार फिर समझा देते। लास्ट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस हम, ओके कॉस्ट ऑफ लोन के लिए भी मैंने बताया था। कॉस्ट ऑफ लोन मान लो हम किसी से लोन लिए 5 लाख का लोन लिए, वो बोला हमको इंटरेस्ट दीजिएगा 12%, तो बोलो इंटरेस्ट दीजिएगा 12%, लोन का तो फेस वैल्यू नहीं होता, जितना अमाउंट लोन वही होगा, एक एक लोन बोल के कुछ होता नहीं, तो इसमें तो टोटल देखा जाता है। बोलो 5 लाख पे 12% करोगे कितना आएगा 60,000। अगर 60,000 हमको इंटरेस्ट देना होगा, हमको टैक्स बेनिफिट मिलेगा ना, 60,000 इंटरेस्ट फिनेंस कॉस्ट माइनस करेंगे, उसके बाद तो टैक्स पे करेंगे, टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा? अगर टैक्स 40% है तो इंटू कर लेते 1 माइनस 0.4, 60% हमको मेरा कॉस्ट लगेगा, 40% तो टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा ना। तो 1 माइनस 0.4 कितना हो रहा है बोलो? 60,000 इंटू 0.6, 36,000, है ना, 36,000 डिवाइड बाय टोटल लोन कितना था 5 लाख, टोटल लोन 5 लाख इंटू 100 करो तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज, कितना परसेंट कॉस्ट ये मिल जाएगा। एक मिनट कैलकुलेटर कहाँ रखे फिर, यस। तो 36,000, 3 जीरो काट दो ना, 3 जीरो काट दो, 36/500 इंटू 100, फिर 2 जीरो काट दो, 36/5, 36 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 7.2%, 7.2%, सब मैंने बताए थे ये सब। अच्छा बोलो 7.2% आफ्टर टैक्स रिटर्न आया, तो हम इतना क्यों करें भाई? रेट क्या था 12%, इंटू 1 माइनस 0.4 कर दो, 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6, 12 इंटू 0.6 कितना रहता 7.2%, 7.2%। तो अगर इसमें एक एक यूनिट करके कर लोगे या टोटल करोगे आंसर तो सेम आएगा। इसमें अगर यूनिट पे भी कन्वर्ट कर दोगे, 100 करके लोन लिए थे कितना 500 यूनिट्स, तो इस केस में भी 5 लाख आएगा, सॉरी 50,000, 1000 यूनिट्स लोन लिए थे, अरे कैसे
5,000 यूनिट्स लोन लिए थे एट द रेट ऑफ 100, तो कितना का 5 लाख आ जाएगा। अब 100 करके 12% करो, 12 आएगा, उसके बाद टैक्स लगा दो, कैलकुलेशन करो, सेम आंसर आएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं किसी बुक में टोटल लेके सॉल्व करके दिए तो हम तो पर यूनिट करके सॉल्व कर रहे थे सर, वो तो आंसर डिफरेंट। अरे आंसर तो डिफरेंट नहीं आएगा, अब एजम्पशन लेके कर लो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, और अब आगे बढ़ते इसको लेके ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 5 इजी क्वेश्चन है। तो डिबेंचर इसमें इशू किए, रिडीमेबल बोल दिया, और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इसमें भी बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स में देखो एक ही आंसर है, आफ्टर टैक्स में क्यों दो आंसर, ये भी फॉर्मूला मैंने दिए थे। करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5। ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 6 तक ऑब्जेक्टिव है, 7 से 7 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 8 ये भी ऑब्जेक्टिव है, 9 10 8 ऑब्जेक्टिव में नहीं लॉन्ग में आया था 15 ऑनर्स में। ठीक है, और 9 10 लेकिन वो लॉन्ग में आया। अभी हम लोग कम से कम अच्छा 7 तक कर लेंगे, फिर हम लोग एक और क्लास में बाकी क्वेश्चंस कुछ और सॉल्व करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 5। रीमा एंड कंपनी हैज इशूड 12% डिबेंचर, फेस वैल्यू कितना 100 इच एट फॉर रुपीज 10 लाख। फेस वैल्यू 100 इच दे दिया तो फिर क्या प्रॉब्लम है, अब पूरा 10 लाख लेके भी करोगे सेम आंसर आएगा। तो कहीं पे भी फेस वैल्यू नहीं दे रहे, 100 मान के कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीमियम तो 100 पे ही प्रीमियम आएगा, डिस्काउंट 100 पे ही आ जाएगा, डिविडेंड या इंटरेस्ट भी उसी पे ही कैलकुलेशन कर लोगे या टोटल पे करोगे, क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई। यस, अब स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर का इंटरेस्ट क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया 12%, 100 रुपीज, तो आई इक्वल टू इंटरेस्ट पार डिबेंचर, 100 पे 12%, 100 पे 12%, ये हो गया आपका 12। ठीक है, अगर फेस वैल्यू 10 देता तो 100 पे 10 पे 12% 1.2 हो जाता। राइट, यस, नेक्स्ट। फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है बोलो। ये हो गया आपका 10%, सॉरी 5 भी तो कर रहे हैं, हाँ ठीक है, बार बार 4 देख रहे हैं। फिर क्या दिया इसमें, टैक्स रेट बोलो कितना परसेंट दिया। अच्छा, ये रिडीमेबल या इरिडीमेबल, इरिडीम सॉरी, आप बार बार 4 देख रहे हैं। द डिबेंचर इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, मतलब इशू प्राइस कितना 5% डिस्काउंट, फेस वैल्यू था तो इशू प्राइस एनपी, एनपी होता है इशू प्राइस है मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, और एक एक डिबेंचर का देखोगे। ठीक है ना, इशू प्राइस बोलो कितना दे रहा था, इशू प्राइस 100 रुपीज पे, डिस्काउंट बोल दिया 5% तो 95। क्या फ्लोटेशन है, यस, इट इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट 5 पर डिबे। ठीक है, तो 95 में 5 लेस कर दो तो 90 रुपीज। अरे क्वेश्चन अभी किए थे ना, हमको लग रहा है किए थे, क्वेश्चन कितना नंबर 1 था। अच्छा, वो प्रेफरेंस शेयर था, और ये आपका डिबेंचर हो गया। ओके ठीक है, तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू कितना 90। और फिर क्या दिया है, इट शुड बी रिडीमेबल एट ए प्रीमियम 5% आफ्टर 10 इयर्स। सेम क्वेश्चन जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर प्रेफरेंस था वही, और आरबी रिडम्पशन वैल्यू 5% प्रीमियम में तो 105 है ना, और एन कितना 10 इयर्स आफ्टर। सर ये तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ये तो डिबेंचर है, और उसमें तो आपका प्रेफरेंस शेयर था, फॉर्मूला हम मोरलेस सेम है। अब आ जाते हैं के डी बिफोर टैक्स। अगर बिफोर टैक्स है, रिडीमेबल डिबेंचर में फॉर्मूला क्या था, आई इंटू 1 - 3 किए थे ना, इसमें बिफोर टैक्स तो 1 - 3 लिखना नहीं है, प्लस 1/n इंटू आर बी माइनस एन पी। और यहाँ भी टैक्स डिडक्टेबल होने से 1 - 3 करते थे, लेकिन जहां बिफोर टैक्स तो इसमें भी नहीं लिखोगे, डिवाइड बाई आर बी प्लस एन पी बाई 2 इंटू 100। ठीक है, तो इक्वल टू, बोलो आई कितना है, आई आपका 12 प्लस 1 बाई कितना साल बाद 10 ईयर्स आफ्टर, रिडम्पशन वैल्यू 105 और इशू प्राइस क्या 90, डिवाइड बाई 105 प्लस 90 बाई 2 और इनटू कर लेना 100, तो इज इक्वल टू 12 प्लस 100, 15/10 1.5
into 100 divide by 90 plus 100, 195 by 2, 195 by 2, 195 डिवाइड बाई 2, ये होता है 97.5 इक्वल टू 13.500, 13.5 into 100 divide by 97.5 is equal to 13.846, मतलब 13.85%। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स। एक आफ्टर टैक्स में यहीं पे 1 - t कर दो, आफ्टर टैक्स हो जाएगा। और के डी आफ्टर टैक्स क्या होगा, के डी बिफोर टैक्स इंटू 1 - टैक्स रेट। तो के डी बिफोर टैक्स कितना, 13.85 इंटू 1 - अरे टैक्स रेट क्या दिया था, टैक्स रेट इस क्वेश्चन में दिया है 50%। यस, टी इज 50%, वो लिखे नहीं थे 0.5। अच्छा, यहाँ लिख लेते ऊपर, टैक्स रेट दे दिया था 50%, मतलब 0.5 था। तो इसमें हब कर दो ना, 1 - 0.5, तो 13.85 डिवाइड बाई 2, दिस इज 6.925, 6.93, 6.925 भी लिख सकते हो और 6.93 भी लिख सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स, देखो सर आफ्टर टैक्स में 2 क्यों आंसर दे रहा था। अच्छा, 2 आंसर होने का रीजन है। अब मैंने इसको आफ्टर टैक्स और एक ऑप्शन में कर रहा हूं, फिर समझाएंगे। और के डी इक्वल टू, बोलो आफ्टर टैक्स में, आफ्टर टैक्स ठीक है, इक्वल टू आई इंटू 1 - t, है ना, प्लस आफ्टर टैक्स कर दिए 1/n इंटू आर बी माइनस एन पी डिवाइड बाई आर बी प्लस एन पी बाई 2 इंटू 100। बोलो, जब मैंने समझाए थे चैप्टर, क्या बताए थे, ये इंटरेस्ट तो टैक्स डिडक्ट होगा ना। कभी कभी ये जो कैपिटल गेन्स बोलो या कंपनी के लिए लॉस है, टैक्स डिडक्टेबल नहीं हो रहे हैं, तो इसमें 1 - नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें 1 - नहीं करेंगे। और कभी कभी इसमें अगर ये टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस कंपनी के लिए, तो ये भी हो जाएगा 1 - यहाँ भी क्या लिख देते, 1 - ये बोले थे। ये जो आरबी माइनस एनपी कंपनी के लिए तो लॉस है ना, ये लॉस ईयरली अमोर्टाइज किया जा रहा है एन ईयर्स में आने वाली। तो ये अगर टैक्स डिडक्टेबल पार्ट है, तो इसमें भी 1 - लगा देंगे, आफ्टर टैक्स पे कन्वर्ट कर लेंगे। अगर टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता है तो 1 - नहीं करेंगे। बस इसीलिए दो आंसर आ रहा है इसमें। अच्छा, ये हम लोग 1 - कर नहीं कर रहे हैं, इसमें ए पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी 1 - इसमें भी 1 - कॉमन लिए, तो 1 - मल्टीप्लाई करने से बिफोर टैक्स हो तो आ जाएगा, ये तो कर लिए थे ना। तो मतलब ये टोटल में 1 - लग गया। टोटल एनुअल जो कॉस्ट है वो टैक्स डिडक्टेबल है, इंटरेस्ट भी टैक्स डिडक्टेबल, लॉस भी तो टैक्स डिडक्टेबल। तो उसमें इसीलिए बाद में 1 - लगा दिए, मतलब ये पार्ट। लेकिन अगर ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, तो फिर ये आंसर नहीं, दूसरा आंसर, इसको फिर सॉल्व करोगे शुरू से। तो बोलो आई क्या था, आई था 12, है ना, इंटू 1 - टैक्स रेट क्या था, टैक्स रेट था 0.5, प्लस 1/n क्या 10, आरबी क्या था 105, एनपी क्या 90, डिवाइड बाय आरबी क्या 105, प्लस एनपी क्या 90, डिवाइड बाय 2 और इनटू करो 100। तो ये टैक्स डिडक्टेबल पार्ट नहीं माना जा रहा है, तो इस केस में एक और आंसर आएगा। तो 12 इंटू 1 - 0.5, 0.5 इंटू 12 6, प्लस ये 15/10 1.5 डिवाइड बाय 97.5 इंटू क्या 100। तो 6 इन प्लस 1 7.5 डिवाइड बाय 97.5 पर इंटू 100 इज 7.69%। ये आंसर है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो देखोगे अपना रिवीजन सीट में जो आंसर दिए थे बिफोर टैक्स में, तो एक ही आंसर था 13.5। यस, बिफोर टैक्स ये आंसर था।
बिफोर टैक्स से जो आया था ये आंसर है। बट आफ्टर टैक्स में दो आंसर दे रहा था, एक तो 6.93, यस ये 6.93, और दूसरा दिया 7.69, यस 7.69। तो आफ्टर टैक्स में दो चीज देखना, आरबी माइनस एनपी कंपनी की जो लॉस है एन ईयर्स का लॉस है, तो अगर टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस तो 1 - 3 लगाते, तो दोनों जगह 1 - 3 मतलब फाइनल बिफोर टैक्स में 1 - 3 लास्ट में इंटू कर लो हो जाएगा। लेकिन अगर ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, एक पार्ट में इंटरेस्ट में टैक्स लग रहा है लेकिन इसमें नहीं, तो इस केस में 1 - 2 फाइनल पार्ट में नहीं कर सकते, इसको अलग से ही करना होगा, तभी आपका आंसर आएगा। अगर ऐसा सिचुएशन में दोनों दोनों पार्ट सॉल्व करके दे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यस ये था क्वेश्चन नंबर कितना, नंबर क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 आते, 6 क्वेश्चन, 6 7 इजी क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट आया, हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सभी तो सीखे, सभी किए ना। अब इसमें इसमें अब आ रहा है क्या ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या, डिफरेंट सोर्स ऑफ फिनांस, सबका अलग अलग कॉस्ट है, तो फिर सबका मार्केट वैल्यू कुछ और है, बुक वैल्यू कुछ और है, तो वेट लेके जब करोगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट इसमें ना बेटर होगा ऐसा टेबल शो करोगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर टेबल डिमांड करता है। अब ऐसे लिख लोगे, weighted average cost of capital इक्वल टू के ई डब्ल्यू ई, मैंने लिख के दिए थे ऐसे ही, के पी डब्ल्यू पी प्लस के आर डब्ल्यू आर प्लस के डी डब्ल्यू डी प्लस के एल डब्ल्यू एल, मतलब सबका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी, cost of preference into weight of preference, cost of retained earnings reserve and surplus into weight of reserve and surplus, cost of debenture into weight of debenture, cost of loan into weight of loan, और फिर सबको जोड़ लोगे तो आएगा weighted average cost of capital, ये बताए थे ना। लेकिन इस तरह करोगे तो उन लोगों ने हो सकता है उतना सेट, मतलब उन लोग खुद को सेटिस्फैक्टरी फील नहीं करते, मतलब वो सोचता है अरे क्या किए ऐसे। और टेबल शो करोगे ना स्टैटिस्टिक्स में जैसे करते हो, टेबल उन लोगों करोगे तो उन लोगों को देखने में भी अच्छा रहता है और फटाफट मार्क्स दे देता है, मैंने ऐसे मजाक कर रहे हैं। तो इसमें अब देखो कैसे करोगे, एक सोर्स ऑफ फिनेंस, डिफरेंट सोर्स ऑफ फिनेंस, तो क्या सोर्स है वो लिख लेंगे, फिर लिख लेंगे हम लोग अगर बुक वैल्यू तो बुक वैल्यू लेंगे, मार्केट वैल्यू तो मार्केट वैल्यू, कुछ बोला नहीं, एक ही तो वैल्यू दिया है तो वही बुक वैल्यू मान लोगे, बुक वैल्यू मतलब एक एक सोर्स का बुक वैल्यू कितना। फिर ये जो बुक वैल्यू है इसके बाद लिख लेंगे, अच्छा वेट, वेट को डब्ल्यू ट्रीट कर लेंगे और कॉस्ट को के ट्रीट कर लेंगे, इंडिविजुअली एक एक सोर्स का कॉस्ट को के ट्रीट कर लेंगे, और के इंटू डब्ल्यू, के इंटू डब्ल्यू। ओके, अब टेबल एक कंप्लीट करते हैं। क्या क्या सोर्स दिया देखो, इसमें डिफरेंट सोर्स में दिया था, एक तो डिबेंचर्स है, सोर्स में एक तो डिबेंचर्स है, सोर्स में क्या क्या सोर्स है, डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स कितना का है, ये दे दिया 12,50,000। ओके, और इसमें कॉस्ट भी दे दिया, कॉस्ट दे दिया कितना 6, ये परसेंटेज होता है, ये रेशियो होता है, वेट को रेशियो में लेके आएंगे। और फिर नेक्स्ट सेकेंड सोर्स दिया है, सेकेंड सोर्स दिया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें अमाउंट दे दिया कितना, इसमें दे दिया 6,25,000, इसमें अमाउंट दे रहा 625, और इसमें कॉस्ट दे दिया 12। थर्ड सोर्स दे रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ये है आपका 5 लाख के लिए, इक्विटी कितना का है 5 लाख, और इसमें कॉस्ट दे दिया कितना, इक्विटी में कॉस्ट है 16%, ऐसे कैसे चेंज होता रहता है, हाँ हो सकता है सभी डिफरेंट हो सकता है। फोर्थ रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, ये दे दिया 125, बट इसमें दे दिया 10%। हाँ, नॉर्मली क्या होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी का जो रिटर्न है मतलब के ई, इक्विटी का क्या था 16, वही होना चाहिए, बट हाँ इसमें मार्जिनल टैक्स और कमीशन ब्रोकरेज एक्सेट्रा है, तो इसीलिए आफ्टर टैक्स तो एडजस्ट करके हो सकता है।
बट जनरली क्या होता है, इक्विटी और रिटेन अर्निंग्स का रेट सेम होता है, बट इस क्वेश्चन में तो दे ही दिया है। अब हम लोग, अच्छा ये तो के लिख लिए ना, के लिख लिए, अब वेट लिखेंगे और ये बुक वैल्यू था। एक बार बुक वैल्यू को टोटल कर लो, सबका टोटल करेंगे, लेकिन सबका टोटल नहीं करना, सॉरी वेट का, कॉस्ट का टोटल नहीं करना, बुक वैल्यू टोटल कर लो। 12, 12 लाख 17, 17, 24, 25, 12, 6, 7, 7, 50, 25 लाख। अरे इतना टाइम लगा ऐड करने में। टोटल कितना हो गया, 25 लाख। अब हम लोग फाइंड करेंगे वेट। क्या, कैसे वेट करेंगे, 12 लाख 50 बाई 25 लाख रेशियो, है ना। फिर 625 बाई 25 लाख, 5 लाख बाई 25 लाख, 125 बाई 20, सबको रेशियो में लेके आ जाओ, ठीक है ना। तो ऐसे करो ना, 1/25 लाख इंटू 1/25 लाख इंटू पहले क्या है, 12 लाख 50 तो 0.5 इसका हो गया, ये हो गया 0.5। 6,25,000 करेंगे तो आएगा 0.25, 0.25 वेट। और 5 लाख इंटू करो 0.2, और 125, 1,25,000, 1,25,000, 0.05, 0.05, ये आपका वेट है, ये कॉस्ट है। अब दोनों को इंटू कर लो, 0.5 इंटू 6 मतलब 3, 0.25, 0.25 इंटू क्या है 12, तो ये हो गया आपका 3। फिर 0.2 इंटू 16, 16 इंटू 0.2, 3.2, 3.2, 0.5 इंटू 10, 0.5। अब इन सबको ऐड करोगे, वही हो जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट। 3 3 6 3 9, 9.7। देयरफॉर weighted average cost of capital equal to 9.7%। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो weighted average cost of capital कितना, यस आंसर दे रहे हैं 9.7। समझ में आया, नहीं तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, के ई इसको, सॉरी इक्विटी क्या है 16 है ना, के ई 16 इनटू वेट कितना आया था 0.20, 0.20 प्लस, अरे यही आएगा तो फिर के पी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कितना आया था 12 इनटू क्या है 0.25, 0.25 प्लस कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स कितना 10 इनटू क्या है 0.05 प्लस कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कितना 0.6 इनटू क्या 0.5, और लोन है ही नहीं, बस इन सबको इंटू करोगे जोड़ोगे वो तो वही आएगा ना, लेकिन ये टेबल में शो करोगे तो बेटर रहेगा। आपका ए हो जाएगा आंसर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट, यस। आगे बढ़े, क्वेश्चन 7। ये भी बिफोर टैक्स कॉस्ट दे दिया था, प्रोपोर्शनल कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया, परसेंटेज दे दिया, तो रेशियो आ गया, और वेटेड एवरेज कॉस्ट करना है, लेकिन बिफोर टैक्स भी आफ्टर टैक्स भी। ये क्वेश्चन अच्छा है सर, इतना इजी क्वेश्चन अच्छा कैसे बोल रहे हो, अच्छा करने दो हमको। क्वेश्चन नंबर कितना 7, एक बार ले रहे हैं बिफोर टैक्स, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स, तो सारा कॉस्ट तो बिफोर टैक्स दे दिया था, तो यही टेबल कर लेंगे। क्या टेबल करेंगे, सोर्सेस, द सोर्स ऑफ फिनांस ये लिखोगे, फिर आपका वेट रेशियो, ठीक है, फिर कॉस्ट मतलब के, ये परसेंटेज होता है, और ये आपका के इंटू डब्ल्यू, फिर सबको जोड़ लोगे आ जाएगा। अच्छा, यस बोलो, इसमें क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, इक्विटी कैपिटल। ओहो, ये क्यों इधर उधर घूम रहे, इक्विटी, इक्विटी कैपिटल कितना अमाउंट नहीं दिया, परसेंटेज 25/100 है ना, तो कितना होगा 0.25, तो परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100 करोगे ना, और फिर इसका कॉस्ट क्या दिया था 24.44 गिवन। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस कैपिटल, इसमें आपका
10% दिया तो 10/100 क्या 0.10, और इसमें दे दिया परसेंटेज 27.29। थर्ड है डेप्ट कैपिटल, डेप्ट लिखो ना, ये आपका 50% 0.508 है, ये 10 ये 10 है, ठीक है, 5.508, 50/100 तो 0.5, और इसमें कॉस्ट दे दिया 7.99। ये सारा कॉस्ट है ना बिफोर टैक्स था, इसलिए ऊपर बिफोर टैक्स है। और फिर आपका रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स इसका 15% तो 0.15, और ये हो गया आपका 18.33%। ये सारा कॉस्ट दे दिया था, ठीक है। अब इंटू करो, इसको जोड़ो, यही हो जाएगा वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जोड़ोगे 1 आएगा, इसको जोड़ना नहीं है, कॉस्ट को भी जोड़ना नहीं है, हम लोग को वेटेड एवरेज चाहिए ना। अब सबको इंटू करो फिर जोड़ो, तो बोलो कितना आ रहा है 0.25 इंटू क्या 24.44, ये होता है 6.11 सेकेंड। 0.1 तो ये हो जाएगा 2.72973, 2 डेसिमल में लिख रहे 0.5 7.99 इंटू 0.5, ये होता है 3.995, तो 4 लिख ले, 4.00995 है ना, तो 4 लिख लिए। 18.33 इंटू इंटू क्या 0.15, ये होता है 2.75, 2.75, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन कम बेसी हो सकता है, बस अब सबको जोड़ लो, तो 2.754 6.75 6.75 प्लस 8.84 8.84 जोड़ने से होता है 15.59, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना हो रहा है 15.59, 15.59%, और एक कम बेसी करके 15.58 भी आ सकता है, 3 डेसिमल लेके करोगे तो हो सकता है लास्ट में इतना आ जाएगा। इस 15.58 दे रहा था, हम लोग सब बढ़ा दिए थे ना, इसीलिए हो सकता है एक, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15.5859 एक ही है आंसर, ठीक है ना। ये आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स। अब सर आफ्टर टैक्स तो क्या इनटू 1 माइनस 3 कर देंगे, नहीं नहीं, यही पे तो प्रॉब्लम है, सब में कॉस्ट, सब में टैक्स नहीं लगता है, इसीलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट, नींद आ रहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स। एक्चुअली इक्विटी रिटर्न ना कभी बिफोर टैक्स होता नहीं, वो आफ्टर टैक्स ही होता है। रेफरेंस को जो देते हैं डिविडेंड वो भी आफ्टर टैक्स, रिटेन अर्निंग्स भी आफ्टर टैक्स ही जो प्रॉफिट रिटेन करते हैं। तो बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स का कंसेप्ट ना सिर्फ डिबेंचर में ही होता है, सिर्फ कहा डिबेंचर लोन में होता है, उस पर टैक्स इफेक्ट होता है ना, तो इसीलिए सिर्फ डिबेंचर कॉस्ट जो दिया था इसको भी आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करेंगे, बाकी सब कॉस्ट चाहे इक्विटी प्रेफरेंस और रिटेन अर्निंग्स, इसका कॉस्ट बिफोर टैक्स बोल के होता ही नहीं, वो ऑलवेज आफ्टर टैक्स ही उन लोग को सबको देना होता है, डिविडेंड बोलो जो भी बोलो। इसीलिए ये सबको कॉस्ट को बिफोर टैक्स कन्वर्ट करना नहीं, वो आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स सब एक ही रहेगा, लेकिन बिफोर टैक्स जो डिबेंचर था उसमें चेंज हो जाएगा, उसको आफ्टर टैक्स करना होगा। समझ में आया ना, तो देखोगे बिफोर और आफ्टर में यही डिफरेंस है, तो हम लोग सिर्फ डिबेंचर का टैक्स कॉस्ट आफ्टर टैक्स कर लेते हैं, बाकी सब एज इट इज हो जाएगा। तो इसमें ओनली ओनली के डी आफ्टर टैक्स इक्वल टू के डी बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस 3, क्या था 7.99, 1 माइनस टैक्स रेट, एक मिनट टैक्स रेट कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे, ओ स्टार्टिंग में दे दिया 55%, 0.55, तो मतलब 0.45 आ गया, तो मल्टीप्लाई करो 7.99 इंटू 0.4, 7.99 इंटू 0.45 इक्वल टू होता है 3.595, 3.595 तो 6 लिख ले, 595 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज होगा ना। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट, अब फिर यही टेबल बनाएंगे, लेकिन बाकी सबका कॉस्ट एज इट इज रखेंगे, सिर्फ चेंज कहाँ हो जाएगा, डिबेंचर में चेंज हो जाएगा। क्लियर,
तो वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज सोर्स, फिर इसमें आएगा आपका वेट, कॉस्ट और डब्ल्यू इंटू के इंटू डब्ल्यू लिखो, डब्ल्यू इंटू के लिखो, एक ही बात है। इक्विटी, प्रेफरेंस, डेप्ट, रिटेन अर्निंग्स। और जो वेट था वो तो एज इट इज है। वेट क्या था बोलो? 0.25, 0.10, 0.50, 0.15। बट इसमें चेंज हो रहा है, ये एज इट इज रहेगा। 24.44, 27.29, बट ये 7.99 की जगह 3.60 करोगे और ये हो जाएगा 18.33। अब इंटू करके जोड़ लेना, ये हो जाएगा आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, जोड़ो। अच्छा, ये सब तो इंटू किए थे, बोलो। 25 इंटू किए थे 6.11, 6.11। फिर इसमें 10 से इंटू किए थे 2.729, 2.73। ठीक है ना। बट 0.5 इंटू 3.6 तो 1.8, और 15 ये था 2.75। अब इन सबको एक बार जोड़ो। 2.75 प्लस 2.75 प्लस 1.8 प्लस 2.73 प्लस 6.11 इक्वल टू 13.39। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट हो जाएगा कितना? 13.39। 8 है और 9 बोलो ना, ये 3 जो लिए थे ना, 2.72 लेके उन लोगों ने कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा चेंजेस है आंसर इसमें। ये था आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स। क्लियर? तो जहां बिफोर टैक्स वेटेड, सॉरी, बिफोर टैक्स कॉस्ट दे दिया ना, उसको आफ्टर टैक्स जब करोगे, सिर्फ एक जगह ध्यान देना, डिबेंचर या लोन है तो उसी में ही आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करोगे। और बाकी सब में, चाहे इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, रिटेन अर्निंग्स हो, ये तीनों केस में बिफोर आफ्टर बोल के कुछ नहीं है, ऑलवेज आफ्टर ही होता है। वो कभी बिफोर टैक्स हो ही नहीं सकता, डिविडेंड कभी बिफोर टैक्स दे ही नहीं सकता है। हाँ, अगर बोल देता है इग्नोर टैक्स अलग बात है, लेकिन अदरवाइज कभी बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स नहीं, वो आफ्टर टैक्स ही होता है। ठीक है ना। और डिबेंचर में बिफोर आफ्टर दोनों चेंज हो सकता है। यस, यस, यहाँ तक अब इस क्वेश्चन में हम लोग आज करते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा, एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन उसमें मार्जिनल कॉस्ट के साथ साथ उसी क्वेश्चन में और क्या क्या पूछ सकता है वो सब कुछ हम बताएंगे। ठीक है, सब कुछ हम बताएंगे। और आगे 2 क्वेश्चंस और है ईयर का, लेकिन हम कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराएंगे। ठीक है, वो हम ग्रुप में भेज देंगे, फिर कराएंगे। यस।